चलिए क्वेश्चन नंबर 43 अपना चल रहा है। बाल संघ नियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसका संबंध सह अपराधी से है? सेक्शन 30, 134, 133, 29। ये तो राइट आंसर। गुड इवनिंग राहिल। ओके, जल्दी से आंसर दो। गुड इवनिंग राहिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या दिया आपने? सेक्शन 133 दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है 43 का। राजस्थान एपीओ 2015, झारखंड सिविल प्रीलिम्स 2012 में आया था, उत्तराखंड पीसीएस में आया था, यूपी एपीओ में आया था ना। सेक्शन 133 का संबंध सहअपराधी से है। सेक्शन 30 का संबंध जो है आपका वो सहयुक्त से है। सेक्शन 29 गुप्त रखने के वचन इत्यादि से है। और सेक्शन 130 वो साक्ष्यों की संख्या से विपरीत है ना। तो ये सारे के सारे सेक्शन हो गए। गुड इवनिंग भरत। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 44 को हम देखते हैं। प्रत्येक सुसंगत तथ्य एक ग्राह्य तथ्य नहीं होता, किंतु प्रत्येक ग्राह्य तथ्य एक सुसंगत तथ्य होता है। भारत संविधान 1872 की किन धाराओं में तथ्य ग्राह्य नहीं है? भारत संविधान 1872 धारा 6 से 55 में, 130 से 131 व 132, 126 से 129 और सेक्शन 121 से 129 में। बताइए, प्रत्येक सुसंगत तथ्य ग्राह्य नहीं होता, किंतु प्रत्येक ग्राह्य तथ्य एक सुसंगत तथ्य होता है। बताइए जल्दी फटाफट इसका आंसर क्या आंसर हो सकता है इसका? आपका आया था राजस्थान एपीओ 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। हरप्रीत सिंह कह रहे हैं 46 का ए। 46 नहीं है हरप्रीत, वो 44 है। 44 है ना। रोमिका ने का 44 का डी बिल्कुल सही है। डी इज करेक्ट आंसर। भारत संविधान 1872 की धारा 121 से लेके 129 में। सेक्शन 121 से 129 साक्ष्यों के विषय में साक्ष्य अधिनियम वर्णित है, जिनके अंतर्गत तथ्य ग्राह्य नहीं होते हैं, जबकि धारा 6 से 55 के अंतर्गत सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं। और इसी प्रकार धारा 130, 131 में कुछ साक्ष्यों को पेश किए जाने तक है, और सेक्शन 132 में सही उत्तर देने की बाध्यता का उल्लेख किया गया है। तो ये सारे के सारे अलग अलग सेक्शन है, लेकिन 121 से लेकर 129 में प्रत्येक ग्राह्य तथ्य एक सुसंगत तत्व होता है, और प्रत्येक सुसंगत तत्व एक ग्राह्य नहीं होता इसके बारे में। तो इसमें ग्राह्य नहीं है। क्वेश्चन पूछा था उन्होंने 1872 में किन धाराओं में तथ्य ग्राह्य नहीं है, तो उन्होंने कहा 1872 में 121 से लेकर 129 में ग्राह्य नहीं। गुड इवनिंग हरप्रीत। भरत दुबे ने का 44 का 44 का डी आंसर इज करेक्ट। डी आंसर है डी, है ना। गुप्त संसूचनाएं निम्न में से किसको दिए जाने पर संरक्षित हैं? भारत संविधान 1872 के अनुसार मजिस्ट्रेट को, विधिक सलाहकार को, पुलिस अधिकारी को, राजस्व अधिकारी को। बताइए जल्दी से फटाफट बताइए किसको संरक्षित हैं? गुप्त संसूचनाएं निम्न में से किसको दिए जाने पर संरक्षित होंगी? कल ही ऐसे क्वेश्चन अपन ने देखे थे 44 और 45। यह आया था उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2016 में। जल्दी बताइए। हाँ 45 का सी कहा है। विधिक सलाहकार बिल्कुल सही। रोमिका वेरी फास्ट एंड राइट आंसर। विधिक सलाहकार को दिए जाने वाली संसूचना संरक्षित हैं। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 46। भारत संविधान 1800 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 129 कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जो खालिस्तान की मध्य हुई है। शिक्षक एवं विद्यार्थी, कंपनी एवं उसका ग्राहक, उसके और उसके विधिक सलाहकार, भूस्वामी एवं किराएदार। बताइए। वेलकम रोमिका। बताइए जल्दी से 46 का आंसर दीजिए। 46 का आंसर दिया हरप्रीत ने सी, बिल्कुल सही है हरप्रीत। और उसके विधिक सलाहकार के बीच में, विधिक सलाहकार के बीच में जो संसूचनाएं हुई हैं, जो वार्तालाप हुआ है, वो गोपनीय है और वो संसूचना को प्रकट करने के लिए व्यवस्थ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 आ जाता है हमारे निम्नलिखित में कौन सह अपराधी नहीं है? फॉल्स ट्रैप साक्षी, एक लड़की जिसका बलात्कार हुआ है, हत्या का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी और उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सह अपराधी नहीं है? अकॉम्प्लिस कौन नहीं है, हमको बताना है। बताइए जल्दी से। 47 उत्तराखंड एपीओ 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सह अपराधी नहीं है? हरप्रीत ने कहा 47 का डी, वेरी फास्ट और सही आंसर है। फास्ट ट्रैप साक्षी, ठीक है।
सहअपराधी नहीं है। एक लड़की जिसका बलात्कार हुआ है वो भी सहअपराधी नहीं है। हत्या का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी वो भी सहअपराधी नहीं है। मतलब उपयुक्त सभी सहअपराधी नहीं है। राइट आंसर पूजा इज करेक्ट। ओके, एवरीबॉडी इज करेक्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 48 है, डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य का बाद संबंधित है सहअपराधी से, रजस्य से, सबूत का भार से, पक्षद्रोही साक्षी से। बताइए किससे संबंधित है? डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य का बाद। उत्तराखंड एपीओ 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। 47 का हो गया आंसर। 47 का डी का भरत ने, रोमिका ने 47 का डी कहा है, पूजा ने भी कहा है। नाउ 48 का आंसर दीजिए। डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य का बाद संबंधित है, किससे संबंधित है? 48 का कहा एक पूजा ने, सहअपराधी से, बिल्कुल सही, अकॉम्प्लिस से संबंधित है। और जैसा कि अपन को पता है अभी तक ना, जो डगडू बनाम महाराष्ट्र 1973 एससीसी का जो बाद है सहअपराधी संबंधित है। इस बाद में विचार व्यक्त किया गया था कि सहअपराधी के साक्ष्य और विश्वास व्यक्त करने से पूर्व न्यायालय को धारा 114, 114 के दृष्टांत खा से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्षियों की संख्या होनी चाहिए 2, 1, 3, कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है। तो राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितनी संख्या होना चाहिए किसी साक्ष्य को, किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए? साक्षियों की संख्या 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 या कोई विशेष संख्या निर्धारित नहीं है, अपेक्षित नहीं है। जल्दी बताइए 49 का आंसर। ये छत्तीसगढ़ सिविल जज 2015 में, यूपी लोअर सप्लीमेंट 2002, 2003 में और मध्य प्रदेश सिविल जज 1983 में, मध्य प्रदेश एपीओ 1997 में और 2008 में आया है। ओके, 49 का डी आंसर दिया है। किस किसने दिया है भाई? ओके, हरप्रीत, रोमिका, भरत दुबे और पूजा सिंह। एवरीबॉडी इज करेक्ट। कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने, कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50, साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि संख्या को तोला जाए, न गिना ना जाए। यह भारत सेक्शन 1872 की निम्न में से किस धारा में मुख्य रूप से समाहित है? 132, 123, 133 और 134। बताइए, इस एक्शन पे आधारित है हमारा 50। यूपी सिविल जज 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ कहा गया है कि संख्या अपेक्षित नहीं है साक्षियों की? किस सेक्शन में कहा गया है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 साक्ष्यों की संख्या के विषय में प्रावधान करती है, जिसके अनुसार किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं होगी। किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्ष्यों की आवश्यकता होगी, यह पूर्ण रूपेण न्यायालय के विवेक का प्रश्न है। किसी निर्णय के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि यह बयान निराधार है केवल इसलिए कि कुल एक साक्षी ने गवाही दी थी। यह धारा सिद्धांत पर आधारित है कि साक्ष्य को तोला जाए, गिना ना जाए। ओके, क्वेश्चन का आंसर दिया 50 का डी, भरत दुबे ने, पूजा ने और रोमिका ने और हरप्रीत ने भी। वेरी गुड। और सुनील भी कह रहे हैं 50 का डी बिल्कुल से। सेक्शन 134 इस बारे में प्रावधान करती है कि साक्ष्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि कितनी संख्या हो, इसलिए कहा गया है कि संख्या को तोला जाए, गिना ना जाए। मतलब न्यायालय निर्णय करेगा कि कौन सा कितना साक्ष्य पर्याप्त है। नाउ 51, किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितनी संख्या में साक्षी अपेक्षित हैं? कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है। एक प्रत्यक्ष साक्षी आवश्यक है। दस्तावेजों के मामले में 2 साक्षी आवश्यक है। एक पक्षकार एवं एक साक्षी आवश्यक है। अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा है 51। ये आया है पहले, कभी आया मध्य प्रदेश सिविल जज 1999 में, 2017 में आया, यूपी सिविल जज 2013 में और छत्तीसगढ़ सिविल जज 2003 फिर 2017 में आया है। मनी टाइम्स रिपीटेशन हुआ इसका। गुड इवनिंग साना। सोनंदा ने कहा 51 का ए, बिल्कुल सही सोनंदा, वेरी फास्ट। और किसने कहा? सुनील ने भी कहा है, भरत ने भी कहा है, कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है। राइट आंसर। ये अपन ने सेक्शन 134 में अपन ने देख लिया है। सेक्शन 134 इस बारे में बात करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायाधीश ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा? ठीक है, 5, 136, 23, 148। बताइए जल्दी से आंसर। कौन सा सेक्शन है जो इस बारे में प्रावधान करता है? राजस्थान एपीओ 2015, उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2005, फिर 2011, फिर 2013, मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम्स 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी सेक्शन है जो साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा प्रावधान करती है न्यायाधीश ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा? 52 का सी कहा है रोमिका ने, हरप्रीत ने, साना ने 52 का डी कहा है, साना 52 का सी है। सी इज करेक्ट आंसर। ओके, 136 सेक्शन 136 के बारे में प्रावधान करता है।
बात सेक्शन 1872 की धारा 136 में प्रतिबंधित है कि जब बात का कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य पेश करता है तब न्यायाधीश साक्ष्य देने वाले पक्षकार से पूछ सकता है कि अभिकथित तथ्य यदि साबित हो जाए तो किस प्रकार सुसंगत होगा, और यदि न्यायालय यह पाए कि वह तथ्य सुसंगत होगा तो न्यायाधीश उस साक्ष्य को ग्रहण कर लेगा, अन्यथा नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53। चाहिरा शेख मुख्य गवाह थी। वेस्ट बेकरी रीट्रायल बाद 2006, वेस्ट बेकरी बाद 2004, सुखराम का आय से अधिक संपत्ति का मामला 2005, गुर्जर हत्याओं का मामला 2003। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 53। झारखंड सिविल जज फिल्म 2015 में पूछा गया था। जायरा शेख मुख्य गवाह थी किस मामले में? हरप्रीत ने कहा 53 का ए। वेरी फास्ट हरप्रीत एंड राइट आंसर। वेस्ट बेकरी रीट्रायल बाद 2006। बिल्कुल सही बेटा, एकदम सही। वेस्ट बेकरी रीट्रायल बाद का जो बात था 2006 का, ये निर्देशक बाद है। मुंबई विशेष न्यायालय ने इस बाद में 9 अभियुक्तों को आजीवन कारावास दिया था और 8 अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया था। जाहिरा शेख इसमें मुख्य गवाह थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभय तपासी ने जाहिरा शेख और उसके परिवार के लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बहुत बढ़िया। किसने आंसर दिया? 53 का ए। रोमिका 53 का ए है बेटा, सही करना उसको। भरत ने कहा 53 का ए, सना ने कहा 53 का सी। ए इज करेक्ट आंसर सना। सुनील ने भी कहा 53 का ए। ओके, जिनको पता था वो ठीक है, नहीं था उसको समझ लेना, ध्यान कर लेना। बात सकते 1872 में सुसंगतता एवं ग्राह्यता शब्दावली है। समानार्थी है, संविस्तीर्ण है, ना तो समानार्थी है ना ही संविस्तीर्ण है। समानार्थी व संविस्तीर्ण दोनों है। बताइए जल्दी। सुसंगतता एवं ग्राह्यता शब्दावली समानार्थी है, संविस्तीर्ण है, ना तो समानार्थी है ना ही संविस्तीर्ण है। समानार्थी व संविस्तीर्ण दोनों है। क्या है 54? बताइए। उत्तराखंड एपीओ 2016, यूपी एपीओ 2005। क्योंकि सुसंगतता है, ग्राह्यता है। जरूरी थोड़ी है कि सुसंगत है तो ग्राह्य होगा, ग्राह्य है इसलिए सुसंगत तो होगा ही, तभी ग्राह्य हुआ है वो। तो अब यहाँ आपने आंसर दिया है 54 का सही आंसर। ओ वेलकम रोमिका। 54 का सी बिल्कुल सही कहा है हरप्रीत ने। सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। राहेल ए नहीं है, सी है। रोमिका ने भी सही कहा है। ना तो समानार्थी है ना ही संविस्तीर्ण है। सुसंगतता एवं ग्राह्यता दोनों अलग अलग शब्द हैं। साक्ष्य अधिनियम में ग्राह्यता शब्द को परिभाषित व स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। सेक्शन 136 क्लॉज 1 ग्राह्यता संबंधित है। धारा 136(1) के अनुसार ग्राह्यता से तात्पर्य ग्रहण करने या स्वीकार करने से है। इसका कारण है कि साक्ष्य को सुसंगत तथ्यों तक सीमित रखा जाए तथा विवादित तथ्य को उचित सीमा से बाहर जाने से रोका जाए। अतः दोनों ना तो समानार्थी ना ही संविस्तीर्ण है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। हत्या, बलात्कार एवं डकैती के अपराध प्रमाणित करने के लिए क्रमशः सेक्शन 10(8) एवं 6 साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। सेक्शन नहीं ना, हत्या, बलात्कार एवं डकैती के अपराध प्रमाणित करने के लिए क्रमशः 10, 8 एवं 10 6 साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। सही है? गलत है कि 12, 10 एवं 8 साक्षी आवश्यक हैं। न्यायाधीश निर्देश देंगे कितने साक्षी आवश्यक हैं। साक्षी कोई भी संख्या अपेक्षित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 55 बताइए। ये छत्तीसगढ़ सिविल जज 2003-2007 में क्वेश्चन आया था। ओके, हरप्रीत ने वेरी फास्ट आंसर दिया। 55 का डी बिल्कुल सही हरप्रीत। साक्षियों कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है। सेक्शन 134 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछा जाए हमको आंसर सही देना है। बिल्कुल सही रोमिका। ओके, भरत ने भी कहा और सुनंदा, पूजा, एवरीबॉडी इज गिविंग आंसर राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 56। दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में गवाहों की सुरक्षा के बारे में मार्गदर्शक निर्देश जारी किया था? नीलम कटारा मुकदमा 2003, नैना साहनी मुकदमा 2007, उपहार सिनेमा मुकदमा 2005 और संसद भवन पर हमला मुकदमा 2006। दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में गवाहों की सुरक्षा के बारे में मार्गदर्शक निर्देश जारी किया था? 56। बिहार पीसीआई जूनियर 2016 किस मामले में? 56 का ए कहा हरप्रीत ने, वेरी फास्ट एंड गुड राइट आंसर दिया है। नीलम कटारा बनाम मुकदमा 2003 का मामला है जिसमें ऐसा मार्गदर्शक निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि गवाहों की सुरक्षा के बारे में मार्गदर्शक निर्देश जारी किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने साक्षियों की सुरक्षा के बारे में मार्गदर्शक निर्देश जारी किए थे। किसी बात का सफल या असफल होना गवाह पर ही निर्भर करता है, इसलिए बिना भय या पक्षपात की गवाही देने के लिए उसे सुरक्षा देना आवश्यक है। यदि उसको डराया धमकाया जाएगा तो बदल जाएंगे मामले, है ना। इसलिए उसने
दिशा निर्देश दिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 है, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज टू बी डिसाइडेड बाय the parties to a trial, the judge, the public prosecutor, the advocates of the parties. Admissibility of evidence is to decided by, बताओ कौन डिसाइड करेगा? क्वेश्चन नंबर 57, BRPC जूनियर 1999, admissibility of evidence is to be decided by the parties to a trial, the judge, the public prosecutor, the advocates of the parties. आपने आंसर दिया है 57 का बी अर्पित और रोमिका, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली जज डिसाइड करेगा, जज, बिल्कुल सही कहा आपने। सेक्शन 136 के अनुसार न्यायाधीश साक्षी की रहता के बारे में निश्चय करेगा। ठीक है, 136 यह बंद करती है कि जब दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करता है, तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार से पूछ सकेगा कि अभिकथित तथ्य यदि यह साबित हो जाए तो किस प्रकार सुसंगत होगा, और यदि न्यायाधीश समझता है कि वह तथ्य यदि साबित हो गया है तो सुसंगत होगा, तो वह उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। 58 साक्ष्यों की परीक्षाओं का सही क्रम क्या है? ठीक है, मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा, पुनः परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, मुख्य परीक्षा, उसमें कोई नहीं, जैसा आपको सबको पता होगा। एग्जामिनेशन चीफ, एग्जामिनेशन क्रॉस है, एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन। साक्ष्य परीक्षा का सही क्रम क्या है? 58 का आंसर मध्य प्रदेश यूपी 1997। सुनील कुमार ने कहा 57 का बी, 57 का बी इज करेक्ट आंसर। ओहो, सुनील कुमार 68 का बी नहीं, 68 नहीं 58 है बेटा, वो 58 का भी बी है, बिल्कुल सही। मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा, किस किसने कहा 58 का बी? हरप्रीत कह रहे हैं, भरत, रोमिका, सुनील, सुनंदा, साना ने भी कहा 58 का भी। ओके, मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा, ये क्रम है, सही क्रम ये है। क्वेश्चन नंबर 59, वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें निर्धारित किया गया कि यह अनिवार्य है कि जिस दिन मुख्य परीक्षा पूर्ण होती है उसी दिन प्रतिपरीक्षा भी पूर्ण होनी चाहिए? विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य, अहमद शाह बनाम राजस्थान राज्य, जसमेश सिंह बनाम हरियाणा राज्य और इंदर सिंह बनाम राजस्थान राज्य। राइट आंसर 58। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 59। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है। यूपी सिविल जज 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था किस मामले में? ओके, 59 का आंसर अभी तक नहीं दिया है किसी ने। 59 का आंसर दो फटाफट। 59 का डी क्या रोमका ने कहा? डी 59 का डी नहीं है, सुनील ने कहा 59 का ए इज करेक्ट आंसर, सुनील इज करेक्ट। विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था उसमें ये कहा गया था 21 जनवरी 2015 को उच्चतम न्यायालय द्वारा विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य के बाद में दिए गए निर्णय में यह अवधारित किया गया था कि यह अनिवार्य है कि जिस दिन मुख्य परीक्षण पूर्ण होती है उसी दिन प्रतिपरीक्षा भी पूर्ण हो जानी चाहिए। तो 59 का ए आंसर इज करेक्ट, नॉट डी नॉट सी। हरप्रीत 59 का ए है, ए। विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 21 जनवरी 2015 को, 21 जनवरी 2015। Now, question number 60. Out of following, which is the correct order of examination of witnesses? Re-examination, examination of chief, cross-examination, cross-examination, re-examination, examination in chief, examination in chief, cross-examination, re-examination, cross-examination, examination in chief, re-examination. बताइए, आपको पता है? बस इंग्लिश में पूछा है, पहले हिंदी में पूछा था। ये आया था आपका उत्तर प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2016 में। तो 60 का आंसर और दो फटाफट। सेक्शन 138 पे आधारित है, परीक्षाओं का क्रम क्या होगा? 60 का सी कहा है रोमिका ने, आशीष ने, बिल्कुल सही बेटे, ए सी इज करेक्ट आंसर। 60 का सी है साना। री एग्जामिनेशन पहले नहीं होता है, सबसे पहले होता है एग्जामिनेशन चीफ, फिर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर होता है री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ मतलब मुख्य परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब प्रतिपरीक्षण, और री एग्जामिनेशन मतलब पुनः परीक्षा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य साक्षी की बुद्धिमत्ता की जांच, साक्षी की निष्पक्षता की जांच, साक्षी की विश्वसनीयता की जांच और साक्षी के सदाचार की जांच। किसकी जांच होती है प्रतिपरीक्षा? बताइए जल्दी से।
उत्तराखंड एपीओ 2010, यूपी एपीओ 2005 और 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। 50 नहीं है राहिल, वो फिर 60 है, 60 था और थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। पहले तो किसी ने डिमांड की कि क्वेश्चन के नंबर लिखो, क्वेश्चन के नंबर लिखे तो वो बड़े हो रहे हैं, कभी छोटे हो रहे हैं, है ना, इसलिए परेशान नहीं होना। क्वेश्चन का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका आंसर इंपॉर्टेंट है, उस पर आपका कमांड इंपॉर्टेंट है ना। प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य है, आपने क्या कहा, आशीष ने कहा 61 का सी, अजीत दांगी ने भी कहा है और सुनील ने भी कहा है, आशीष भी कह रहे हैं, हरप्रीत भी कह रहे हैं, ओके सब सही कह रहे हैं। मतलब सी, साक्षी की विश्वसनीयता की जांच करनी पड़ती है। प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य है साक्षी की विश्वसनीयता की जांच, बिल्कुल सही है। प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य जो है, प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य साक्षी की विश्वसनीयता की जांच करना है। प्रतिपरीक्षा सभी सुसंगत तथ्यों के बारे में हो सकती है, चाहे वह मुख्य परीक्षा के सामने लाया गया हो या नहीं। अतः इसका उद्देश्य साक्षी द्वारा कही गई बात की ताकत को कम या नष्ट करना है। इसका उद्देश्य यह जाहिर करना भी है कि साक्षी विश्वास योग्य नहीं है। प्रतिपरीक्षा सबसे प्रभावी साधन है सत्य का पता लगाने का। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के बाद उसकी उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था पूर्व परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा है, पुनः परीक्षा है, अतिरिक्त परीक्षा है, पुनः प्रतिपरीक्षा है। राइट आंसर डायमेंशनल 62, जिसने उसको बुलाया है। देखो होता क्या है, जो बुलाता है वो मुख्य परीक्षा करता है, सामने वाला प्रतिपरीक्षा करता है। कई बार पक्षकार होस्टाइल हो जाता है या उसको डाउट हो जाता है तो वो उसकी पुनः परीक्षा करता है। कौन करता है? जिसने उसको बुलाया है। अब 62 का आंसर देना है। ओके, एलएलबी वाले सीजे नहीं दे सकेंगे। अरे सनी केसवानी, एलएलबी वाले सीजे दे सकेंगे बेटा, अभी तो सिर्फ उन्हें एप्लीकेशन लगाई है ना, एप्लीकेशन लगाई गई है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, जो भी निर्णय होगा वो बीसीआई और बड़ी संस्थाएं जो अपनी हैं, बीसीआई जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और स्टेट काउंसिल्स हैं, वो सबने रिकमेंड किया है। अब जो होगा आप सबके हित में होगा। मर्जी है कि इसका इफेक्ट जबरदस्त होगा दोनों पक्षों पे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। मेरिट्स भी होंगे, डिमेरिट्स भी हैं इस चीज के। पहले भी ऐसा होता था, जिसको 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। अब उसके उनके कुछ डिमेरिट्स दिख रहे होंगे, इस आधार पर उन्होंने उसको रिकमेंड किया है। हाँ, अभी एप्लीकेशन किया है, रिकमेंडेशन कर रहे हैं, वो ऐसी रिकमेंड कर रहे हैं कि ऐसा हो। ठीक है, चलो अपन उस पर अपन बात बाद में करेंगे। अभी तो आप तो पढ़ो मन लगा के। हाँ, उनको नुकसान हो सकता है भाई जो कगार पे हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एलएलबी कर लेते हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं लेते बार काउंसिल का, वहाँ नुकसान हो जाएगा उनको। या कुछ ज़्यादा उम्र के होके इस आधार पर एलएलबी कर रहे हैं कि वो उनको सिविल जज बनना था और अब 3+3 6 साल का ड्यूरेशन है, वो कहाँ से लाएंगे, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब सुनील ने कहा 62 का डी बिल्कुल सही है। पुनः प्रतिपरीक्षा 62 नहीं, पुनः प्रतिपरीक्षा कोई शब्द ही नहीं है बेटा, पुनः परीक्षा है सी। 62 का सी, पुनः परीक्षा। सुनील तिवारी निगम कह रहे हैं 62 का डी बेटा सुनील, सी आंसर इज करेक्ट। 62 का सी बिल्कुल सबने सही दिया है, बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 63, साक्षी की पुनः परीक्षा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन अधिकार के रूप में कोई नई बात उठाई जा सकती है? कोई नई बात नहीं उठाई जा सकती है, न्यायालय की अनुमति से नई बात उठाई जा सकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहे हैं, साक्षी की पुनः परीक्षा में भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन अधिकार के रूप में कोई नई बात उठाई जा सकती है, कोई नई बात नहीं उठाई जा सकती है, न्यायालय की अनुमति से नई बात उठाई जा सकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से आंसर। 63, यूपी सिविल जज 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या होगा? भूमिका ने कहा यस सर। सी, किसका सी कहा? 63 का भी सी है। आशीष ने कहा, रोमिका ने कहा और सनी केसवानी कह रहे हैं ओके, सबने कहा न्यायालय की अनुमति से नई बात उठाई जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, न्यायालय की अनुमति से नई बात उठाई जा सकती है। 64, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत परीक्षाओं का क्रम उपबंधित किया गया है? 138, 140, 139, 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 किसके अंतर्गत, किस सेक्शन के अंतर्गत ये बात कही गई है कि परीक्षाओं का क्रम क्या होगा? 64, यूपी लोअर 2002-2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, 64 का डी कहा, रोमिका ने डी नहीं है बेटा, 138 है, सेक्शन 138, सेक्शन 138 इज करेक्ट आंसर। 64 का सी है, 138, सेक्शन 138 इस बारे में प्रावधान करता है कि परीक्षाओं का क्रम क्या होगा। 138 में किया गया है परीक्षाओं के क्रम के बारे में।
और 137 साक्ष्य की मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा को परिभाषित किया गया है। 139 दस्तावेज पेश करने वाले गवाह की प्रतिपरीक्षा, और सेक्शन 140 में सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा तथा पुनः परीक्षा का प्रावधान है। ये सारे सेक्शन, एक जो भी सेक्शन पढ़ते हैं ना, उनके हेड तो हमको याद करना ही है, ठीक है। जो नए हैं वो पुराने हैं, सब विद्यार्थियों के लिए ये है कि हम जो भी पढ़ते हैं एक्टो, उसके हेड जो है, सेक्शन के हेड हमको याद हो जाएं, तो हमारा 50 से 75% काम हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 65, प्रतिवादी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को कहा जाता है? मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, सूचक प्रश्न। अच्छा क्वेश्चन बताइए। 65 एमपीसी विजय 2002, यूपी लोअर 2003, मध्य प्रदेश विजय 1983। मध्य प्रदेश विजय में 1983 में, फिर 2012 में आया, और फिर 2003 में यूपी लोअर में भी आया है। प्रतिवादी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को कहा जाता है? इंडेक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस रोमिका, इंडेक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड याद करने लायक है, उसको याद कर लेना चाहिए, बार बार पढ़ने से याद हो जाती है, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ ज्यादा मेहनत करनी है। 65 का बी आंसर बिल्कुल सही है, प्रतिपरीक्षा होगी, प्रतिवादी द्वारा ली जाती है वो प्रतिपरीक्षा है, बिल्कुल सही कहा आपने। सेक्शन 137 के द्वितीय पैरा के अनुसार किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा ली गई परीक्षा प्रतिपरीक्षा कहलाती है, ठीक है। और 137 प्रथम पैरा के अनुसार किसी साक्षी को उसी साक्षी बुलाने वाले पक्षकार द्वारा ली गई परीक्षा मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा के बाद साक्षी की उसे बुलाने वाले पक्षकार द्वारा ली गई परीक्षा को पुनः परीक्षा कहते हैं। सही है, हमने भी बताया था ना वही। 66 नाउ क्वेश्चन नंबर 66, मुख्य परीक्षा क्या होती है? किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जो उसे बुलाता है, किसी साक्षी की प्रतिपक्ष विरोधी पक्षकार द्वारा परीक्षा, किसी साक्षी की मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा, और किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात परीक्षा। बताइए मुख्य परीक्षा क्या होती है? एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होती है? व्हाट इज द एग्जामिनेशन इन चीफ? मुख्य परीक्षा क्या होती है? यह आया था उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम 2011, मध्य प्रदेश यूपी 2008 में। 66 का कहा, ओके आशीष ने कहा, रोमिका ने कहा, ओके सुरंदा, भरत, एवरीबॉडी, ओके डी भी कह रहा है कोई, डी नहीं है बेटा, ए है, सी भी नहीं है सनी। 66 का ए है, किसी साक्षी की उस परीक्षकार द्वारा परीक्षा जो उसे बुलाता है, जिसने उसे बुलाया है वो उसकी मुख्य परीक्षा करेगा। वो कहेगा भाई बताओ तुमको क्या पता है, तो वो सब जो उसको आता है वो सब बताएगा, वो मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है। 67 चिकित्सा 67 है क्वेश्चन नंबर 67। चिकित्सा अधिकारी द्वारा पीड़ित की चोटों का वर्णन करती रिपोर्ट निश्चायक प्रकृति की है, सुसंगत व साक्ष्य में ग्राह्य है, असंगत है, सारवांश साक्ष्य। बताइए क्या है? 67 राजस्थान जुडिशल सर्विस फिल्म 2016। ओके 67 का आशीष ने कहा बी, और 67 का भरत करण डी, डी नहीं है भरत, बी आंसर सुसंगत व साक्ष्य में ग्राह्य है, ठीक है। सुसंगत भी है क्योंकि चिकित्सा अधिकारी द्वारा पीड़ित की चोटों का वर्णन कर रहा है, वो सुसंगत हो गई, साक्ष्य में ग्राह्य है, उसके आधार पर निर्णय करेगा न्यायालय, वो कहीं पहुंचेगा, भाई कहां तक पहुंच सकता है वो डिपेंड करता है आगे की कार्रवाई में, लेकिन सुसंगत एवं साक्ष्य में ग्राह्य है। वृंदा ने भी कहा है, ओके सनी सेजमानी, सर मैं कोर्ट में बाबू हूँ, अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब तो एडीपीओ की तैयारी करूंगा। क्यों? कोर्ट में बाबू हो तो अच्छा, प्रैक्टिस नहीं मानी जाती कोर्ट के बाबू की क्या? ओके पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, एडीपीओ का पद आई थिंक मैं से बेटर समझता हूं, इस वजह से यहां पे भी आप स्वतंत्र हैं, अपना कार्य क्षेत्र विस्तार कर सकते हैं, हम कहीं भी रहें, काम हम अच्छा कर रहे हैं ना, वहां हम अपना काम कर सकते हैं बढ़िया। बार काउंसिल का ना कोई दिक्कत नहीं है, आप बाबू हैं तो कोई बात नहीं है, आप एडीपी तो बन ही सकते हैं। एडीपीओ मतलब बहुत बड़ी बात है, एडीपीओ बनना भाई सामान्य बात नहीं है। एडीपीओ बन के भी आप न्याय के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, दूसरों के लिए न्याय दिला सकते हैं और ईमानदारी से केस लड़ सकते हैं, ईमानदारी से पैसा कमा के अपने परिवार और अपने लिए नैतिकता के मूल्य पर ऊंचा उठा सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंडरी, बहुत सेकेंडरी मानता हूं मैं उसे। क्वेश्चन नंबर 68, ए चुराए गए माल को चोरी के जानते हुए प्राप्त करने का अभियुक्त है, वह सिद्ध करने का प्रस्ताव करता है कि उसने उनको उनके मूल्य से कम बेचने पर फिर से इंकार कर दिया, वह इसे सिद्ध नहीं कर सकता।
ये सिद्ध कर सकता है यदि वह स्वीकृति से भिन्न रूप में सुसंगत सिद्ध कर सकता है क्योंकि वह विवादित तथ्य से प्रभावित आचरण का स्पष्टीकरण है। उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइए। झारखंड सिविल जज 2008 में पूछा गया था। चुराए गए माल को चोरी का जानते हुए भी प्राप्त करने का अभियुक्त है, वह यह सिद्ध करने का प्रस्ताव करता है कि उसने उनको उनके मूल्य से कम पर बेचने से इंकार कर दिया। वह ओके, आई हैव एन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ 3 years। ओके भाई, जो इनके पास एक्सपीरियंस है, अब देखो मैं जो भी लॉ करते हैं मैं उनसे पहले से कहता था अपने स्टूडेंट से कि भाई आप जैसे ही लॉ हो आपका, तो आपको पहले तो सनद के लिए अप्लाई करना चाहिए। एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो किस खुदा ना खास्ता आपका सिविल जज में नहीं होता तो कभी दुखी नहीं होना, फिर आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस पर 35 की एज, आप एडीजे के लिए अप्लाई करेंगे, और एडीजे मतलब 17 years प्लस सिविल जज है ना, एक बहुत बड़ा पद होता है एडीजे का। तो एडीजे सिलेक्ट होने वाले बच्चे सीधा हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं, तो कहीं से कहीं तक हमको लॉस नहीं होता है, हम कभी भी सिलेक्ट हों, इसलिए हम मेहनत जो करते हैं वो कभी बेकार नहीं जाती है ना। ओके चलो, आप 68 का आंसर दीजिए फटाफट। 68 का आंसर दिया सी, और सी इज करेक्ट आंसर। सिद्ध कर सकता है क्योंकि वह विवादित तथ्य से प्रभावित आचरण का स्पष्टीकरण है। सिद्ध कर सकता है क्योंकि वह विवादित तथ्य से प्रभावित आचरण का स्पष्टीकरण है। बिल्कुल सही, वेलकम बेटा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में क्या वर्णित नहीं किया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में क्या वर्णित नहीं किया गया है? साक्ष्य की सुसंगतता, साक्ष्य की ग्राह्यता, साक्ष्य का वजन या भार, ऊपर सभी। बताइए 69। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2016। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में क्या वर्णित नहीं किया गया है? साक्ष्य सुसंगतता वर्णन नहीं की गई, साक्ष्य ग्राह्यता वर्णन नहीं की गई, या साक्ष्य का वजन या भार नहीं किया गया, ऊपर सभी। बताइए क्या नहीं किया गया है? 69 का आंसर दिया है सी, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2016 में आया था। बिल्कुल सही आंसर है। साक्ष्य का वजन या भार से कोई मतलब नहीं है, कितना भार का कितने वजनदार है। क्वेश्चन नंबर 70। लेखबद्ध विषयों के बारे में मौखिक साक्ष्यों की परीक्षा के दौरान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस धारा के अनुसार दिया जा सकेगा? धारा 65 क्लॉज 1 के अनुसार, धारा 114 दृष्टांत जी व एच के अनुसार, धारा 66 के अनुसार, और धारा 144 के अनुसार। टिप द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 70। राजस्थान एपीओ 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आशीष ने कहा 70 का डी, और बिल्कुल सही दिया आंसर। 70 का डी सनी ने भी दिया है, अजीत ने भी 70 का डी कहा है, सेक्शन 144 के अनुसार। वेरी गुड। सेक्शन 144 के अनुसार संबंधित प्रावधान एक मिनट बताता हूं मैं। सेक्शन 144 के अंतर्गत ही लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य संबंधी उपबंध किए गए हैं, जबकि धारा 65 खंड 1 में उन स्थितियों का उल्लेख किया गया है जबकि द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। और सेक्शन 66 के अंतर्गत पेश करने की सूचना के बारे में नियम उल्लिखित हैं, और वहीं 114 के दृष्टांत उपधारणा से संबंधित हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित व्यक्ति जब दस्तावेज पेश करता है तब वह एक साक्षी हो जाता है, उसकी प्रति परीक्षा उभय पक्षों द्वारा की जाती है, उसकी प्रति परीक्षा न्यायालय की अनुमति से की जाती है, वह साक्षी नहीं होता क्योंकि इसलिए उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती जब तक कि उसे साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता है। बताइए 71 का आंसर। राइट आंसर 71। छत्तीसगढ़ सिविल जज प्रीलिम्स 2008, मध्य प्रदेश सिविल जज 2002 और मध्य प्रदेश एपीओ 1993। ओके, सबने लगभग सही आंसर दिया। 71 का डी, एवरीबॉडी इज करेक्ट। वह साक्षी नहीं होता इसलिए उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72। जहां वादी अपनी शक्ति या कब्जे के अधीन किसी दस्तावेज के आधार पर बात लाता है, वहां उसे इसको या इसकी प्रतिलिपि को प्रस्तुत करना चाहिए बात पत्र के साथ, साक्ष्य देने के समय, विवादों की रचना के समय, जब न्यायालय आदेश करे। बताइए।
72 झारखंड सिविल जज 2008। का ये आंसर दिया है रोमिका ने वेरी फास्ट। आशीष ने भी दिया है बिल्कुल सही। बात पत्र के साथ ही उसको प्रस्तुत कर देना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। नंदा ने भी कहा है आओ बात पत्र के साथ, इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, अभियोजन पक्ष को अपने साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? सूचक प्रश्न मतलब वो प्रश्न जो उत्तर को सुझाते हैं। आवेदन पक्ष को अपनी साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? मुख्य परीक्षण में, जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाए, पुनः परीक्षण में, किसी भी परिस्थिति में नहीं। बताइए। 73 मध्यप्रदेश सिविल जज 2011। हाँ 73 का आंसर क्या दिया है? 73 का बी दे रहे हैं भरत दुबे, बिल्कुल सही है। 73 का बी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही कहा सना। 72 का बी है, 73 का बी है बी। जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया जाए, जब वो उसकी प्रति परीक्षा करेगा, मतलब ये कैसे हो जाएगा? सेक्शन 143 के अंतर्गत सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसके लिए न्यायालय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 74 है। पूजा सिंह 73 का डी नहीं है, 73 का बी है, बी। 73 का बी आंसर इज करेक्ट। पूजा 73 का बी है बेटा। नाउ 74, गलत कथन को चिन्हित कीजिए। बिना न्यायालय की आज्ञा के मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। गलत कथन बताना है हमको, है ना। न्यायालय की आज्ञा से प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिना न्यायालय की आज्ञा के पुनः परीक्षा में किसी भी नए विषय का प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब गलत कथन आपको बताना है, बताइए 74 में क्या गलत है इसमें? मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। $74 का बी कहा भरत दुबे ने और एकदम सही कहा है। न्यायालय की आज्ञा से प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आवश्यकता नहीं है न्यायालय से पूछने की, है ना, और सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये गलत क्वेश्चन, ये गलत हो गया कथन, इसलिए इसका आंसर हमने बी लिखा है। 74 का बी दिया है और रोमिका ने, सनी ने भी दिया है 74 का बी, नंदा ने भी। ओके, एवरीबॉडी इज करेक्ट। 75, प्रतिपरीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चरित्र का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। प्रतिपरीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। किसी साक्षी की उसके द्वारा पूर्ववत किए गए लिखित कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती। अब है क्वेश्चन क्या था, कौन सा कथन सही है? तो इन 4 में से एक सही है, 3 गलत है। गिव राइट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। 75 का आंसर दीजिए। यूपी सिविल जज 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। $75 का आंसर अभी तक नहीं आया। 75 का एक पूजा सिंह ने, बिल्कुल सही पूजा, वेरी फास्ट एंड राइट आंसर। चरित्र का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। सेक्शन 140 के अंतर्गत सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी की प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है, परंतु हत्या के मुकदमे में ऐसा साक्ष्य अनावश्यक और असंगत है। ठीक है, ये भी जो साथ बीच बीच में शायद में और टिप्पणियां रहती हैं, उनको आप ध्यान सुन लिया करो, है ना, वो आपके काम में आएंगी। 75 का ये आंसर बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, जहां वादी अपनी शक्ति या कब्जे के अधीन किसी दस्तावेज के आधार पर बात लाता है, वहां उसे इसको या इसकी प्रतिलिपि को प्रस्तुत करना चाहिए बात पत्र के साथ, साक्ष्य देने के समय, प्राप्तियों की रचना के समय, जब न्यायालय आदेश करे। ऐसा क्वेश्चन अपन ने भी देखा था, इसका आंसर जल्दी से दीजिए। झारखंड सिविल जज 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन अपन ने भी देखा था, फिर से रिपीट हो गया है। और 76 का कहा ए, राम रोमिका ने, सुनंदा ने, भरत दुबे ने और शनि ने, सबने सब सही कहा है। बात पत्र के साथ उसको प्रस्तुत कर देना चाहिए, बिल्कुल सही।
क्वेश्चन नंबर 77, कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, यह कहा जाता है अशिष्ट प्रश्न, कलंकात्मक प्रश्न, क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न, सूचक प्रश्न। बताइए कैसा कहा जाता है। 77 ये उत्तराखंड में पूछा गया, पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2013, यूपी लेवल 2002, उत्तरांचल सिविल 2002, एमपी सिविल 2002। सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। सेक्शन 141 के अनुसार ओके 77 का डी सूचक प्रश्न। ओके सूचक प्रश्न कौन सा है? जो उत्तर को सुझाता है और जो करने वाला चाहता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 78, सूचक प्रश्नों, पूरक प्रश्नों, लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में कौन सा एक कथन सही है? यह मुख्य परीक्षण में पूछे जा सकते हैं, भले ही विपक्ष आपत्ति ही क्यों ना करे। पुनः परीक्षण में बिना न्यायालय की अनुमति से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रति परीक्षण में पूछे जा सकते हैं, यदि विरोधी पक्ष आपत्ति करे तो प्रति परीक्षण में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बताइए 78, मध्यप्रदेश विभाजन 1989 में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा कथन सही है? गिव द राइट आंसर। 77 का डी हो गया। नाउ 78 का सी का अनुसंधान है, वेरी फास्ट एंड करेक्ट आंसर। रोमिका ने भी कहा, सनी ने भी कहा, प्रति परीक्षण में पूछे जा सकते हैं। कौन से पूछे जा सकते हैं? सूचक प्रश्न, पूरक प्रश्नों, लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में प्रति परीक्षण में पूछे जा सकते हैं। 78 का सी साना ने भी कहा है, बिल्कुल सही है। 78 का सी है साना, नॉट डी। 78 का सी आंसर करेक्ट है, सी करेक्ट करना उसको, है ना। 79, भारत संविधान 1872 के अधीन सूचक प्रश्न सामान्यतः पूछे जा सकते हैं प्रति परीक्षा में, पुनः परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, ऊपर किसी में भी नहीं। सूचक प्रश्न कब पूछे जाएंगे बताइए? अभी अपन ने देखा था 79 में एक क्वेश्चन का देखा था आंसर। मध्यप्रदेश सिविल 2016, यूपी सिविल 2012, उत्तराखंड एपीओ 2010 और झारखंड सिविल 2012। मध्यप्रदेश सिविल 2012 है और यूपी सिविल 2016 है ना, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। 79 का आंसर दीजिए, कब पूछे जा सकते हैं सूचक प्रश्न? सुनंदा ने कहा 79 का ए, भरत ने भी कहा बिल्कुल सही, प्रति परीक्षा में, क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन क्रॉस, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 80 है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत सूचक प्रश्न को किस धारा में परिभाषित किया गया है? 141, 143, 142, 145। सबको पता है, आंसर दीजिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 80, ये भी झारखंड सिविल जज फिल्म 2014, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2008, यूपी एपीओ 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। और रोमिका ने कहा 79 का ये, रोमिका सीख है 79 का ये सही है। नाउ 80 का आंसर दिया है भरत ने ए, ओके। रोमिका ने भी दिया 80 का ए, सनी ने भी कहा। सेक्शन 141 सूचक प्रश्नों के बारे में बताता है, बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, 1872 की धारा 151 के 141 के अनुसार सूचक प्रश्न से आशय है कोई प्रश्न जो उत्तर की सूचना देता हो, कोई प्रश्न जो उत्तर को सुझाता हो, कोई प्रश्न जो उत्तर का निर्देश देता हो, कोई प्रश्न जो उत्तर की घोषणा करता हो। बताइए कितना करीब क्वेश्चन का आंसर पूछा है उन्होंने। मध्यप्रदेश सिविल 2017, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर 2013 में पूछा गया था। कैसा क्वेश्चन होगा? यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आंसर गलत कर सकते हैं। बताइए जल्दी से 81 का आंसर। ओके 80 का बी कह रही हो, 80 का बी, 81 है वो, 81 का बी कहा है ना, ठीक है। कोई प्रश्न जो उत्तर को सुझाता है सूचक प्रश्न कहलाएगा। भाई तुम सागर में रहते हो? हाँ मैं सागर में रहता हूं। यस। तुम ऊपर से कूदे थे? हाँ मैं ऊपर से कूदा था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के आंसर है, इसमें आंसर छुपा हुआ है। आपका नाम ए है? यस मेरा नाम ए है। क्वेश्चन नंबर 82, न्यायालय की अनुमति से किस प्रकार के सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षण में पूछे जा सकते हैं? केवल प्रावेशिक, परिचयात्मक, केवल विवादित, केवल जो पर्याप्त रूप से पूर्व में ही प्रमाणित हो गए हैं, प्रावेशिक, परिचयात्मक एवं जो पर्याप्त रूप से पूर्व में ही प्रमाणित हो गए हों। गिव द राइट आंसर। 82, मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2017, राजस्थान जुडिशल सर्विस फिल्म 2016। एक क्वेश्चन पूछा गया था। 82 का हमें आंसर देना है। 82 का डी आंसर दिया है रोमिका ने, बिल्कुल फास्ट एंड बिल्कुल सही दिया है। प्रवेशिका, परिचयात्मक एवं जो पर्याप्त रूप से पूर्व में ही प्रमाणित हो गए हैं। संबंधित प्रावधान 1 मिनट में।
भारत शासन 1872 की धारा 142 के पैरा 2 के अनुसार न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापन के रूप में या जो उसकी राय में पहले से ही प्राप्त रूप से साबित हो गई हैं सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा। अतः प्रश्न का तथ्य प्रावेशिक, परिचयात्मक, इंट्रोडक्टरी एवं पर्याप्त रूप से पूर्व में ही प्रमाणित है तो मुख्य परीक्षण के दौरान न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 81 का बी कहा है साना ने, 81 का बी है साना, बिल्कुल सही है। 82 का डी बिल्कुल सही है पूजा। आओ क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय शासन नियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सील का साक्ष्य देने वाली साक्षी के प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण से संबंधित प्रावधान अंतर्विष्ट है? धाराओं में से किस धारा में सील का साक्ष्य देने वाली साक्षी के प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण से संबंधित प्रावधान अंतर्विष्ट है? सेक्शन 140, 142, 141 और 139। अभी अपन ने इसको देखा था ऐसा क्वेश्चन, है ना, बताइए जरा आंसर। 83 यूपी एपीओ 2005 और 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, फास्ट आंसर आया 83 का। तो बहुत ही सुनंदा ने, भरत ने, भूमिका ने, पूजा ने, सबने सही दिया। सेक्शन 140 सील के बारे में बात करता है, बिल्कुल सही। नाउ 84 अंडर सेक्शन 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट a witness may be examined as to previous statement in writing after proving the same and showing the same to the witness, without proving the same but only after showing the same to the witness, after proving the same and reading the same to the witness, without proving the same and without showing the same to the witness. Give the right answer now. 84 का आंसर आपको देना है। उत्तर प्रदेश हाई जुडिशियल सर्विस फिल्म 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। टू द कैरेक्टर, यस। Without proving the same and without showing the same to the witness. 84 का डी आंसर इज करेक्ट। Without proving the same and without showing the same to the witness. भारत शासन 1872 की धारा 145 पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा संबंधी प्रावधान वर्णित करती है, जिसके अनुसार किसी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में जो उसने लिखित रूप में किए हैं या जो लेखबद्ध किए गए हैं और जो प्रश्नगत बात संगत हैं, ऐसा लेख उसे दिखाए बिना या ऐसे लेख के साबित हुए बिना प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। किंतु यदि उस लेख द्वारा उसका खंडन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन से किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 85। साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 क्लॉज 3 के परंतु के अधीन बलात्संग के अभियोजन में अभियोक्त्री के प्रति परीक्षण में उसके साधारण अनैतिक चरित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। न्यायालय की अनुमति से उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके साधारण नैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। उसके बलात्संग से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। बताइए 85 यूपी सिविल 2003 और झारखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2012। वन 146(3) के परंतु के अधीन बलात्संग के अभियोजन में अभियोक्त्री प्रतिपरीक्षण में क्या होगा? 85 का सी दिया है आंसर सुनंदा ने, भूमिका ने भी गाड़ी पर बिल्कुल सही। उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सही। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 क्लॉज 3 के पंतुक के लिए निम्न पंतुक प्रतिस्थापित की गई। इसके अनुसार पंतुक भारतीय दंड संहिता 2007 का 45 धारा 376 A B C D
और ई के अधीन अपराध के या किसी ऐसे अपराध को कारित करने के प्रयत्न के अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवादग्रस्त है, यह अनुज्ञेय नहीं होगा कि सम्मति या सम्मति की गुणवत्ता को साबित करने के लिए किसी व्यक्ति के साथ ऐसी पीड़िता के सामान्य अनैतिक चरित्र या पूर्व लैंगिक अनुभव के संबंध में उससे साक्ष्य पेश किया जाए या प्रतिपक्ष में प्रश्न पूछे जाएं। इसलिए बिल्कुल सही कहा आपने आंसर, बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही था। 85 का सी आना, नॉट डी। 85 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्रति परीक्षा में कौन कौन से विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं? उसकी सत्यवादिता परखने के लिए, यह पता लगाने के लिए कि वह कौन है, उसके सील का दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने के लिए, उपरोक्त सभी। बताइए। 86 यूपी एपीओ प्रीलिम्स 2011। 86 का आंसर अभी नहीं आया है। 86 का डी दिया भरत ने। वेरी फास्ट भरत दुबे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसकी सत्यवादिता को परखने के लिए, यह पता लगाने के लिए वह कौन है, उसके सील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने के लिए, इसका मतलब साफ, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी। बिल्कुल सबने आंसर दिया है। डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 87। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में उस विषय संबंधित प्रश्न जो कि बाद या कार्रवाई में सुसंगत नहीं है पूछे जा सकते हैं। जो कि बाद या कार्रवाइयों से सुसंगत नहीं पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 146 के अंतर्गत, सेक्शन 147 के अंतर्गत, धारा 148 के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जा सकते। बताइए। 87 उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2014। (87) का डी आंसर नहीं है। 87 का डी आंसर नहीं है। 86 का है सी आंसर, सेक्शन 148 के अंतर्गत। और सेक्शन 148 के अंतर्गत ऐसे प्रश्न जो उस विषय से संबंधित जो कि बाद कार्रवाई में सुसंगत नहीं है पूछे जा सकते हैं। न्यायालय डिसाइड करेगा कि वो साक्षी, उन उत्तरों को देने के लिए साक्षी को विवश किया जाए या नहीं, है ना। तो क्वेश्चन क्या होगा 148 के अंतर्गत? सी आंसर सही है 148। 87 का सी आंसर इज करेक्ट। पूजा सिंह 87 का बी, सॉरी सी, नॉट बी। 87 का सी आंसर करेक्ट है। सेक्शन 148 इस बारे में बात करता है। वेलकम। 88 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 संबंधित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53A, 113A, 113B, 114A, 53A, 113B, 114A, 53A, 113A, 114, 146A और 53A, 114A और 119 और 146 से किससे संबंधित है ये संशोधन अधिनियम? 88 उत्तराखंड एपीओ 2016 और उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2015 इन सेक्शन से संबंधित है ये संशोधन अधिनियम। कब ये संशोधन हुए थे? तो आंसर अभी आया नहीं है 88 का। साना ने कहा सी। साना किस क्वेश्चन का आंसर दे रही है? सी। 87 का आंसर सी है, बिल्कुल सही, ठीक है। रोमिका ने कहा 88 का डी, बिल्कुल सही है रोमिका। दुबे ने भी कहा 88 का ए नहीं है सुनंदा। 53A, 114A और 119 और 146 से संबंधित है ये संशोधन अधिनियम। 53A, 114A, 119 और 146 से संबंधित है। 113 2013 का संबंधित जो आपराधिक संशोधन अधिनियम था ना, वो बिल्कुल सही है। 89 युक्तियुक्त आधारों के बिना अधिवक्ता द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर न्यायालय की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? युक्तियुक्त आधारों के बिना अधिवक्ता द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर न्यायालय की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? न्यायालय उन्हें नहीं लिखेगा, शांति से सुनेगा, स्टेट बार काउंसिल को रिपोर्ट करेगा, पूछने देगा। बताइए। 89 छत्तीसगढ़ विभाजन 2003। साना ने कहा सी। 89 का सी कहा रोमिका ने, भरत दुबे ने कहा है
और सबने सब सही कहा है, स्टेट बार काउंसिल को रिपोर्ट करेगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो अथॉरिटी हैं, उनके द्वारा ही सनद प्राप्त हुई थी, वो दिशा निर्देश देते हैं, उन्हें एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत निर्देश दे रखे हैं। भारत संविधान नियम की धारा 150 के अनुसार ऐसी स्थिति में न्यायालय को मामले की परिस्थितियों में कि उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को जिसके बैरिस्टर, ब्रीडर, वकील या अटॉर्नी अपनी वृत्ति के प्रयोग में अधीन है, रिपोर्ट कर सकेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। 90 निम्नलिखित में से किस उदाहरण में गवाह से यह प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि क्या वह डकैत है? एक बैरिस्टर को एक अटॉर्नी द्वारा निर्देश दिया जाता है कि एक महत्वपूर्ण गवाह डकैत है। एक प्लीडर को एक व्यक्ति न्यायालय में सूचना देता है कि एक महत्वपूर्ण गवाह डकैत है। प्लीडर द्वारा प्रश्न किए जाने पर सूचना देने वाला अपने कथन के लिए संतोषजनक कारण देता है। एक गवाह जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है से अचानक यह पूछा जाता है क्या वह डकैत है। एक गवाह जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है से अपने जीवन के तरीके तथा जीविका के साधनों के बारे में पूछे जाने पर संतोषजनक उत्तर देता है। अब आपको क्वेश्चन क्या था? किस उदाहरण में गवाह से प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि क्या वह डकैत है? क्वेश्चन नंबर 90, झारखंड सिविल जज 2008। नाइन्टी का सी दिया है आंसर रोमिका ने, बिल्कुल सही रोमिका, सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। एक गवाह जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है से अचानक यह पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है, यह ऐसा पूछना गलत होगा, है ना। 90 का सी है। कितना? 90 का सी। पूजा ने भी कहा, सुनंदा ने भी, 90 का वी का है, सी है, सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, किसी अटॉर्नी या वकील के द्वारा एक बैरिस्टर को यह सूचना दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी एक डकैत है। साक्षी से यह पूछे जाने का कि यह एक युक्तियुक्त आधार है क्या वह एक डकैत है। सेक्शन 149, सेक्शन 147, सेक्शन 153 और 145। द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 91 का आंसर देना है हमको। यूपी सिविल जज 2006, झारखंड पीसीएल जूनियर प्रीलिम्स 2012 ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या हो रहा है? नाइन्टी वन का ए आंसर बिल्कुल सही है। धारा 149, सेक्शन 149। भारत संविधान अधिनियम की धारा 149 पर आधारित है, जिसके अनुसार कोई भी ऐसा प्रश्न जो कि धारा 148 में निर्दिष्ट है नहीं पूछा जाना चाहिए जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने हेतु युक्तियुक्त आधार ना हो कि वह लांछन जिसका उससे प्रभारण कन्वे होता है सो आधारित है। यदि किसी बैरिस्टर को किसी अटॉर्नी या वकील के द्वारा मामले के किसी महत्वपूर्ण साक्षी के डकैत होने की सूचना दी जाती है तो उस साक्षी से यह पूछने का युक्तियुक्त आधार है कि क्या वह डकैत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। भारत संविधान 1872 की धारा 146 के अधीन किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते? गवाह की सत्यवादिता को परखने के, गवाह के जीवन की स्थिति जानने के, गवाह की विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने के, बलात्संग के मामले में पीड़िता से उससे पूर्व यौन अनुभव के संबंध में। बताइए जल्दी से आंसर इसका, सबको पता है। 92 मध्य प्रदेश सिविल जज 2017। 92 का आंसर फास्ट, बिल्कुल सही का डी आंसर बिल्कुल सही है। भरत दुबे, भूमिका, बलात्संग के मामले में पीड़िता से उससे पूर्व यौन अनुभव के संबंध में क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं सत्यवादिता के लिए, गवाह के जीवन की स्थिति जानने के लिए, गवाह की विश्वसनीयता तक धक्का पहुंचाने के लिए। 93 कौन सा कथन गलत है? जिरह में गवाह से उस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनसे यह जाना जा सके कि जीवन में स्थिति क्या है। हमको बताना है गलत कथन।
जिराय में गवाह से उस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिससे उसकी सत्यवादिता का परीक्षण किया जा सके। चरित्र के लिए गवाहों की फिर से जांच नहीं की जाएगी। जिराय में गवाह से उस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनसे जाना जा सके कि वह कौन है। अब गलत कथन बताना, एक गलत कथन है वो बताना है आपको। बताइए 93 छत्तीसगढ़ सुविधा 2015 93 93 का अभी आंसर नहीं आया है, ए आया है ना। पूजा कह रही ए इज नॉट करेक्ट। 93 का सी आंसर सही है। चरित्र के लिए गवाहों की फिर से जांच नहीं की जाएगी, ये गलत है। का सी आंसर सबने दिया है, जिनने भी दिया है 93 का सी वो सही है। जिनने सही नहीं दिया वो उसको सही कर लेंगे। चरित्र के लिए गवाहों की फिर से जांच की जा सकती है ना, और ये गलत कथन गलत है। इसलिए भारत संविधान अधिनियम 1872 की निम्न में से किस धारा को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित किया गया है? 119, 121, 120, 126। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित किया गया। बताइए कौन सी धारा को संशोधित किया गया इनमें से? अभी अपन ने देखा था, उसमें वो धारा है, वो सेक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 94। सेक्शन नंबर 94 यह आया था उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2016 में। 94 का ए बिल्कुल सही कहा आपने। सेक्शन 119 अभी अपने देखा था ना, सेक्शन कौन कौन से थे उसमें? उसमें क्वेश्चन थे अपने, सेक्शन थे 53A, 114A, 119 और 146। इनमें संशोधन हुआ था। ओके क्वेश्चन नंबर 95। मूक साक्षियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? एक मूक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर दे सकता है। एक मूक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख संकेत द्वारा दे सकता है। एक मूक साक्षी द्वारा न्यायालय के सम्मुख लिख कर दिया गया साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य समझा जाएगा। एक मूक साक्षी किसी ऐसे प्रकार से साक्ष्य दे सकता है जिससे वह उसे बोधगम्य बना सकता है। कौन सा कथन गलत है, ये हमको देखना है। कौन सा कथन गलत है बताइए। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 95 यूपी सिविल जज 2003, झारखंड सिविल जज प्रीलिम 2012, ओमपी एपीओ प्रीलिम 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। 95 का सी कहा है, किसने कहा है? बी परिहार कह रहे हैं। 95 का सी बिल्कुल सही परिहार साहब। एक मूक साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष लिख कर दिया गया साक्ष्य दस्तावेज साक्ष्य समझ जाएगा, ये गलत है। दस्तावेज साक्ष्य नहीं कहलाएगा, वो भी मौखिक साक्षी कहलाएगा। बिल्कुल सही कहा। नौमिका ने कहा, सोना ने कहा, पूजा ने भी कहा। ओके नाइस। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधिक रूप में सही है? एक पागल व्यक्ति सक्षम साक्ष्य नहीं दे सकता। आपको देखना है कथन रूप में सही कौन सा है। एक पागल व्यक्ति सक्षम साक्ष्य नहीं दे सकता। वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ साक्ष्य नहीं दे सकता। किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी। सभी सिविल कार्रवाइयों में बाद के पक्षात सक्षम साक्षी नहीं होंगे। बताइए 96। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2014, यूपी लोअर सप्लीमेंट 2002-2003 और झारखंड सिविल जज प्रीलिम 2008। नाइन्टी सिक्स का सी कहा है भरत दुबे ने, जितना भी कहा नहीं। 96 का सी बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी, बिल्कुल सही है। और किसने दिया 96 का? 96 का डी नहीं है, रोमी का सी है। सी इज करेक्ट आंसर।
भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 के अनुसार किसी व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी। सेक्शन 118 के अधीन पागल व्यक्ति भी सक्षम साक्षी हो सकता है। 119 मूक व्यक्ति और धारा 120 के अनुसार सभी सिविल कार्रवाइयों के बात के पक्ष का सक्षम साक्षी होते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही है। विधिक रूप में सही कौन सा है? किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी। 96 का सी बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ये पिछले सेशन के क्वेश्चन खत्म हुए, अब अपने क्वेश्चन आगे हैं नए वाले। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1, एक इकबाली साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय अवश्य होना चाहिए, अवश्य संपोषित होना चाहिए, विश्वसनीय अवश्य हो और अधिमानतः संपोषित हो, ग्राह्य नहीं है। नीचे दिए गुणों की सहायता से सही उत्तर चुनना है। 1 और 4, 3 और 2, 1 और 2, 2 और 4। फर्स्ट का आंसर क्या दिया है आपने? यूपीएपीओ 2007। भरत दुबे ने कहा फर्स्ट का बी इज करेक्ट आंसर। 1 और 2 सही हैं। विश्वसनीय अवश्य होना चाहिए, अवश्य संपोषित होना चाहिए, 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। फर्स्ट का बी इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट का बी है बी। आओ क्वेश्चन नंबर 2। अरे बाकी सब कहां गए भाई? नाइन्टी 96 का बी कहा साना ने, बिल्कुल सही। 96 का बी, अभी 96 तो निकल गया है साना, अब फर्स्ट का आंसर देना है तुम्हें। 96। हाँ, अब भारत साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पक्षद्रोही साक्षी की बात करती है? 134, 155, 154, 157। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान एपीओ 2015, उत्तराखंड पीसी जूनियर प्रीलिम्स 2011 और 2012। 2 का बी आंसर बिल्कुल सही है। सेक्शन 154 होस्टाइल विटनेस के बारे में बात करता है। 124 होस्टाइल विटनेस के बारे में बात करता है। 134 संख्या के बारे में बात करता है, कितने साक्षी हैं। 155 साक्षियों की विश्वसनीयता के बारे में अधिक्षेप है। और सेक्शन 157 में साक्षी के पूर्वतन कथन के संबंध में उपबंध किया गया है। तो ये ध्यान से देख लेना इनको, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ है प्रतिकूल साक्षी, प्रभावित साक्षी, साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक है, साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है। बताइए। 3rd, यूपीएपीओ 2002 कल की डेट में अपना एविडेंस खत्म हो जाएगा और उसके खत्म होने के साथ ही शुरू हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के सेक्शन 1 से लेके 50 तक आपको पढ़ने हैं ध्यान से। सेक्शन 1 to 15, फिर 15 to 35 और 35 से 50। एक सेक्शन 1 से लेके 50 तक आपको पढ़ने हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन अपन करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कल शुरू हो जाएगा, कल अपना एविडेंस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य कौन सा आपने बताया? क्या दिया है आंसर? पक्षद्रोही साक्षी का मतलब क्या है? 3 का सी नहीं है, 3 का डी है। 3 का डी इज करेक्ट आंसर। साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है। कैसा? सच बोलने का इच्छुक नहीं है जो साक्षी।
सच बोलने का इच्छुक नहीं है। सच बोलने का जो इच्छुक नहीं है। 3 क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में किस धारा के अधीन एक पक्षकार अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है? 156, 158, 154, 160 बताइए जल्दी से, किसके अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में किस धारा के अधीन एक पक्षकार अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है? उत्तर प्रदेश विभाजन 2015, राजस्थान एपीओ 2015, एमपी एपीओ 1997। साना ने कहा 3 का डी बिल्कुल सही है। साना 3 का डी बिल्कुल सही था। ओके, ना 4 का आंसर दीजिए। 4 का भी कहा सुनंदा ने। 4 का बिल्कुल सही है। सेक्शन 154 संबंधित है। इसमें पक्षकार अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है। न्यायालय की अनुमति से अपने साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकता है। ठीक है, 4 का भी आंसर दिया है, सब बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी पद से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था। वह इससे इंकार करता है। यह दर्शाने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि वह बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था। ग्राह्य होगा यदि वह वादी का साक्षी है, ग्राह्य होगा यदि वह प्रतिवादी का साक्षी है, ग्राह्य होगा, अग्राह्य होगा। बताइए 5 क्वेश्चन का आंसर। बीपीएपीओ सप्लीमेंट 2007, मध्य प्रदेश 1999। क्वेश्चन नंबर 5। अरे भाई क्या बात है, बड़ा नेट स्लो हो गया लगता है आप लोगों को। क्या बात है, बिल्कुल ढीला हो गया कार्यक्रम, आवाज ही नहीं आ रही है, स्पीड से आंसर नहीं आ पा रहे हैं, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 5 यह दर्शित करने के लिए कि वह साक्षी बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था, साक्ष्य ग्राह्य होगा। दृष्टांत खा धारा 153। धारा 153 यह बंद करती है कि जब किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया हो जो जांच से केवल वही तक सुसंगत है जहां तक कि वह उसके सील को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है और उसने उसका उत्तर दे दिया हो, तब उसका खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। किंतु यदि वह मिथ्या उत्तर देता है तो उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है। अग्राह्य होगा। डी आंसर इज करेक्ट। फाइव का डी इज करेक्ट। 5 का डी है, सी नहीं है, सी नहीं है, डी है, डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। एक साक्षी से पूछा जाता है कि क्या उसे किसी अपराध के लिए पूर्व दोष सिद्ध किया गया था। वह मना करता है। उसकी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकता है। यह साक्ष्य ग्राह्य है, साक्ष्य अग्राह्य है, यह न्यायालय का विवेक अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 6 मध्य प्रदेश एपीओ 1997। क्वेश्चन नंबर 6 भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 153 के अनुपात 1 के अनुसार यदि किसी साक्षी से पूछा जाए कि क्या वह पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषित हुआ था और वह उसका प्रत्याख्यान करता है, मना करता है, तो उसकी पूर्व दोषिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकेगा। अतः यह साक्ष्य कैसा है? ग्राह्य है। सुनंदा ने कहा है 6 का ए, भरत ने भी कहा है ए इज करेक्ट आंसर। यह साक्ष्य ग्राह्य है, बिल्कुल सही कहा आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एक बलात्कार के अभियोजन में मुख्य परीक्षा में अभियुक्त्री से उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न। एक बलात्कार के अभियोजन में मुख्य परीक्षा में अभियुक्त्री से उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न पूछा जा सकते हैं, नहीं पूछा सकते, न्यायालय की विशेष अनुमति से पूछा सकते हैं, अभियुक्ति की सहमति से पूछा सकते हैं। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम 2009। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या नहीं पूछे जा सकते हैं, या न्यायालय की विशेष अनुमति से पूछा सकते हैं, या अभियुक्ति की सहमति से पूछा जा सकते हैं? बताइए 7 का, जल्दी से बताइए फटाफट। 7 का बी दिया है आंसर, बिल्कुल नहीं पूछ सकते। भरत ने कहा बिल्कुल सही, भरत नहीं पूछे जा सकते हैं।
बिल्कुल सही, राइट आंसर। सुनंदा 7 का सी कह रही है, नहीं सी नहीं है, बी है, बी। नहीं पूछे जा सकते हैं। सेवन का बी, नहीं पूछे जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा में व्यक्ति से उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। वही बलात्कार हुआ है, उसने रेप का मामला लाया है और उससे उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि उसका चरित्र अनैतिक था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सबको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। एक प्रोसिक्यूशन महिला, एक प्रोसिक्यूशन करने वाली महिला की भी इच्छा अनिच्छा इंपॉर्टेंट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है, इसलिए बी आंसर इज करेक्ट, 7 का बी। 8, भारत संविधान 1872 किस धारा के अनुसार न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा जो उसे प्रतीत होता है कि वह अपमानित सिद्ध करने के लिए आश्रित है या जो यद्यपि स्वयं में उचित है तथापि रूप में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनावश्यक तौर पर संतापकारी है। सेक्शन 150, 152, 151, 153 बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मध्य राजस्थान एपी 2015 क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिया सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिया है सी। 152 इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, सेक्शन 152 इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। विषय भारत संविधान 1872 की धारा। अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न 155, साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप 152, अपमानित क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न 154, पक्षकार द्वारा अपनी ही साक्षी से प्रश्न 151। ये पहले क्वेश्चन देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आंसर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन बड़ा था इसलिए 2 पार्ट में इसको करना पड़ा, है ना। अब इसको देखो, एक कूट है 1 4 2 3, 1 2 4 3, 4 2 1 3, 4 1 2 3। बताइए, देख लो इसको। अब फिर इस क्वेश्चन को देखो। अशिष्ट और कलंकात्मक, साक्षी की विश्वसनीयता सेक्शन 155। और ये है आपका 154। फोर 1 2 3 आपने आंसर क्या दिया 9 का? 9 का आंसर क्या कहा है आपने? 9 का आंसर है 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। राइट इज 4 1 2 3, 4 1 2 3। अशिष्ट कलंकात्मक प्रश्न धारा 151, साक्षी की विश्वसनीयता अधिक्षेप 155, अपमानित क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न आपके हैं सेक्शन 152 में, और वहीं पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न है सेक्शन 154 में। तो 9 का डी आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही। ना क्वेश्चन नंबर 10, गवाह की परीक्षा के समय कैसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा? गवाह की परीक्षा के समय कैसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा? बताइए।
बताइए, गवाह की परीक्षा के समय कैसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दिया आपने डी, मध्य प्रदेश एपी 2008, बिल्कुल सही दिया है। डी आंसर सही, बिल्कुल सबने सही दिया है। अनावश्यक संतापकारी उपरोक्त सभी प्रकार के प्रश्न जो शुद्ध करने के लिए आश्रित हों, जो अपमान करने के लिए आश्रित हों, ऐसे कभी प्रश्न नहीं पूछाएंगे। 10 का डी बिल्कुल सबने आंसर दिया है। डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हमको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत संविधान 1872 के अंतर्गत न्यायालय अशिष्ट अथवा कलंकात्मक प्रश्नों की अनुमति दे सकता है यदि ये विवादित तथ्यों से संबंधित हो, ये अभियुक्त के चरित्र से संबंधित हो, अभियुक्त को आपत्ति ना हो, अभियोजक इसकी मांग करे। बताइए कब? 11 उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2015 कब अनुमति देगा न्यायालय? न्यायालय अशिष्ट अथवा कलंकात्मक प्रश्नों की अनुमति दे सकता है, कब देगा अनुमति? सेक्शन 151 के अनुसार न्यायालय किन्हीं प्रश्नों या पूछताछों का जिन्हें वह अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है, चाहे ऐसे प्रश्न जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हो, निषेध कर सकेगा जब तक कि वे विवादित तथ्यों से संबंधित ना हो। तो ये विवादित तथ्यों से संबंधित हो तो वो अनुमति दे सकता है। तो ए आंसर इज करेक्ट। किसने दिया है? पूजा ने दिया है, सुनंदा ने दिया, एकदम सही बेटा। राइट आंसर इज ए। पक्षद्रोही साक्षी वह है जो सत्य नहीं बताता, विरोधी पक्षकार के विरुद्ध कथन करता है, उस पक्षकार के विरुद्ध कथन करता है इसने उसे साक्षी के रूप में बुलाया है, सत्य बताने का इच्छुक नहीं है और उसके विरुद्ध कहता है जिसने उसे अपने पक्ष के साक्षी के रूप में बुलाया है। बताइए जल्दी से आंसर। ये टाइमर हुआ आपका स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 राजस्थान जुडिशियल सर्विस प्रीलिम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, 12 का डी कहा भरत ने, बिल्कुल सही। भरत सत्य बताने का इच्छुक नहीं है और उसके विरुद्ध कहता है जिसने उसे अपने पक्ष के साक्षी के रूप में बुलाया था, बिल्कुल कहीं सुनंदा ने कहा। 12 का सी नहीं है परिवार, 12 का डी है। डी अकेला इतना नहीं है पर्याप्त, उस पक्षकार के विरुद्ध कथन करता है जिसने उसे साक्षी बुलाया, बल्कि सत्य बताने का इच्छुक नहीं है और उसके विरुद्ध कहता है जिसने उसे अपने पक्ष के साक्षी रूप में बुलाया है। इसके संबंध में कहा गया है। इस संबंध में एक प्रावधान को होता है, पक्षद्रोही साक्ष्य के बारे में प्रत्यक्ष प्रावधान साक्ष्य अधिनियम में नहीं है, किंतु अधिनियम की धारा 154 में पक्षद्रोही साक्षी से न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसा प्रश्न पूछे जाने का उपबंध किया गया है। ठीक है, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किया जा सकता है। ऐसा केवल तभी होता है जब कोई साक्षी पक्षद्रोही हो जाता है। सत्यापा बनाम दिल्ली प्रशासन AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 303 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पक्षद्रोही गवाह उसे कहते हैं जो जिसने उसे बुलाया है उसके खिलाफ बात करता है या उसके कहने से सत्य नहीं बताता। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ओके परिहार, ठीक है, वेलकम बेटा। धारा 325 भारतीय दंड संहिता के मामले में मुख्य परीक्षा के दौरान पीड़ित अभियोजन प्रकरण से इनकार करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के तहत लोक अभियोजक पीड़ित से सूचक प्रश्न पूछ सकता है? 139, 154, 154, 144 और 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बताइए जल्दी से। 13 राजस्थान जुडिशियल प्रीलिम 2016। थर्टीन का सी कहा है भरत दुबे ने, वेरी गुड भरत। 13 का सी है सेक्शन 154, इसके बारे में प्रावधान करता है। अटलवती धारा 154 में पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछने का प्रावधान है, परंतु यदि धारा 325 भारतीय दंड संहिता के मामले में मुख्य परीक्षा के दौरान पीड़ित अभियोजन प्रकरण से इनकार करता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत ही लोक अभियोजक पीड़ित से सूचित प्रश्न पूछ सकता है। बहुत अच्छी बात है ना। तो तहत लोक अभियोजक पीड़ित से सूचित प्रश्न पूछ सकता है, वो सेक्शन 154 है। 13 का सी किसने दिया है? सुनंदा। 13 का सी है, सही कर लेना उसको।
और बी पर यहाँ 13 का सी है बेटा, है बी नहीं है। 14 अभियोजन पक्ष को अपने साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? मुख्य परीक्षा में जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाए, पुनः परीक्षा में, किसी भी परिस्थिति में। बताइए 14। उत्तराखंड एपीओ 2016। अभियोजन पक्ष को अपने साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? मुख्य परीक्षा में जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाए, या पुनः परीक्षा में, या किसी भी परिस्थिति में नहीं। 14 का बी कहा, बिल्कुल सही भरत। साना ने कहा सी नहीं है साना, बी है। जब साक्षी को पक्षद्रोही हॉस्टाइल विटनेस घोषित कर दिया गया है तब सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति न्यायालय अभियोजन पक्ष को दे सकता है। 15 प्रतिकूल गवाह का साक्ष्य। लास्ट क्वेश्चन टुडेज स्ट्रीम। प्रतिकूल गवाह का साक्ष्य पूरी तरह से खारिज की जाती है, आंशिक रूप से खारिज की जाती है, आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है, सावधानी पूर्वक विचारित होता है और संपुष्टित होनी होती है। प्रतिकूल गवाह का साक्ष्य बताइए। प्रतिकूल गवाह का साक्ष्य। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 छत्तीसगढ़ विभाजन 2016। फिफ्टीन का डी आंसर दिया है सुनंदा ने, वेरी फास्ट एंड राइट आंसर। सावधानी पूर्वक विचारित होती है और संपुष्टित होनी चाहिए। ये बाद में 2006 के जो संशोधन हुआ था उसमें ये बात को जोड़ा गया था। 15 का डी आंसर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 से अपन कल मिलेंगे और कल अपना एविडेंस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शुरू हो जाएगा। तो सेक्शन 1 से लेके 35 सेक्शन आपको पढ़ने हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, ध्यान से पढ़ लेना। और जब हम पढ़ते हैं किसी एक्ट को तो उसके जो हेड हैं सेक्शन के, उनको हमको कम से कम याद कर लेना चाहिए। ठीक है भरत और एवरीबॉडी, गुड नाइट टू ऑल, टेक केयर, टेक रेस्ट। जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत। का डी नहीं है, बी है। बी इज करेक्ट आंसर। 14 का बी है सारा।